यहाँ पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। देखिए जहां भी सनलाइट की बात आ रही है, सनलाइट, तो सनलाइट में क्या है, हम लोग बात करते हैं क्या, विटामिन डी का। क्या, विटामिन डी का। इसका विटामिन डी का, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका, कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल, इसका वैज्ञानिक नाम है विटामिन डी का। विटामिन डी की कमी से क्या कौन सी रोग होती है, डिफिशियंसी डिजीज, इसकी कमी से होने वाले रोग है। एक क्या है आपका, रिकेट्स। क्या, एक रिकेट्स। और दूसरा डिजीज है उसका नाम है ऑस्टियोमलेशिया। इसमें क्या है, ऑस्टियोमलेशिया में कैल्शियम का डेंसिटी क्या होगा, हड्डी में कम हो जाएगा, बोन फ्रैक्चर होने की संभावना है, हड्डी टेढ़ा हो जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या है, विटामिन डी यहाँ आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की बात कीजिएगा तो रेटिनॉल की बात आ जाएगा, आंख से संबंधित है, ठीक ना। विटामिन के का फाइलोक्विनिन की बात कीजिएगा, फाइलोक्विनिन। विटामिन के की वजह से क्या होता है, रक्त का थक्का बनना होता है, ठीक ना। नहीं तो पता चलेगा क्या, ऑपरेशन हो गया, पहले सर्जरी करने से पहले विटामिन के का टेस्ट किया जाता है, ठीक ना। अगर किसी का अगर विटामिन के अगर कमी पाया जाता है तो ब्लड उसका सर्जरी के बाद क्लॉट नहीं कर पाएगा, तो पहले डॉक्टर टेस्ट कर लेता है। विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्या, ब्यूटी विटामिन। और इसी विटामिन ई को हम लोग, इसका साइंटिफिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, ठीक। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, इसका साइंटिफिक नाम है। विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी होता है, ठीक ना, इसलिए करके इसको हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। बांझपन हो जाएगा, मेल और फीमेल में एक स्पर्म नहीं बन पाएगा, ठीक ना। और विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ठीक। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विटामिन डी। दूसरा करा है विटामिन बी 12। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, धातु की बात कर रहा है। विटामिन बी 12 का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका, साइनो कोबालामीन, यानी कोबाल्ट की बात है यहाँ पर। क्या है, कोबाल्ट, यानी इस विटामिन में क्या आपको कोबाल्ट पाया जाता है। और इस विटामिन की कमी से आपका एनीमिया की समस्या होती है। क्या, एनीमिया, रक्ताल्पता होती है, ठीक। समझ गए ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोबाल्ट होगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन करें, महामारी। एक H5N1 है, H5N1, ये इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में बात किया जा रहा है। कह रहा है H5N1 ये बर्ड फ्लू है। क्या है, ये आपका बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू है H5N1, ठीक ना, जो आपका बर्ड्स में होता है, ठीक, मुर्गा वगैरह में होता है। फिर एक आपका H1N1 है, इसे हम लोग स्वाइन फ्लू भी कहते हैं। क्या, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू कहा जाता है इसको, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका, बर्ड फ्लू। दूसरा कह रहा है किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। देखिए हेपेटाइटिस बी आपका वायरस से होता है, याद रखिएगा, हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। हेपेटाइटिस का अगर प्रकार देखिएगा, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, 5 तरह के हेपेटाइटिस होते हैं। इसमें हेपेटाइटिस बी काफी डेंजरस होता है, ठीक ना, काफी ये डेंजरस होता है। हेपेटाइटिस सी आपका क्या है, इंजेक्शन वगैरह से, इन्फेक्टेड व्यक्ति के इंजेक्शन वगैरह अगर आप प्रयोग में ला रहे हैं तो विटामिन आपका हेपेटाइटिस सी होने की संभावना है, डी होने की। ए और ई जो है ये प्रदूषित जल से होता है, ठीक ना, प्रदूषित जल से आपका फीकल मैटर, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है गंदे हैं, उससे आपको होने की संभावना, उसके जरिए वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर आपको वायरस हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी अगर प्रसार की बात कीजिएगा तो ये ब्लड से भी फैलता है, ब्लड अगर आप ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं तो वहां से भी आपको फैलने की संभावना है। टैटू बनवा रहे हैं वहां से भी फैलने की संभावना है। अनसेफ अगर सेक्स किया जा रहा है तो वहां से भी फैलने की संभावना है। इसमें आपका क्या होता है, लीवर आपका इफेक्टेड होता है, लीवर डैमेज हो जाता है, ठीक ना, समझ गए ना, लीवर डैमेज हो जाता है। तो ये काफी घातक बीमारी है आपका हेपेटाइटिस बी, ठीक। आंसर हो जाएगा आपका ए। लिटमस अम्ल क्षारक सूचक प्रतीक होता है। देखिए लिटमस
पेपर जो है, लिटमस पेपर जो एसिड बेस का क्या है, इंडिकेटर है। ये क्या है आपका, एसिड बेस का इंडिकेटर है, इंडिकेटर। या लिटमस अगर बात किया जाएगा तो लाइकेन से प्राप्त होता है, क्या, लाइकेन से। लाइकेन को आपका शैवाल, एलगी और प्लस फंगस का, कवक का आपका एक सहजीवी संबंध है। क्या आपका, सहजीवी संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशन है। शैवाल क्या करता है, भोजन बनाता है और उस भोजन को ग्रहण कौन करता है, आपका कवक। कवक इस बदले में क्या करता है, कवक उसको पानी एब्जॉर्ब करके देता है, उसको खनिज ला करके देता है एब्जॉर्ब करके, यानी एक दूसरे से क्या होता है, दोनों को फायदा है, ठीक ना। इसलिए करके इस संबंध को हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक, सहजीवी संबंध। लाइकिन की बात कीजिएगा, लाइकिन पोल्यूशन का इंडिकेटर है, याद रखिएगा, पोल्यूशन इंडिकेटर है। और खास करके पोल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड का, अगर किसी वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड का अगर मात्रा ज्यादा है प्रदूषण का, तो उस एरिया में क्या होगा, आपका लाइकेन ग्रो ही नहीं करेगा। तो इसको हम लोग पोल्यूशन इंडिकेटर भी कहते हैं, ठीक। तो लाइकेन से ही आपका बनता है क्या, लिटमस पेपर। जो लिटमस पेपर आपका वायलेट कलर का हो सकता है, वायलेट कलर का हो सकता है, ब्लू कलर का हो सकता है और रेड, ये 3 कलर का लिटमस पेपर होता है, ठीक ना। ये एसिड बेस इंडिकेटर है। आपका लाल से, अरे नीला से अगर लिटमस पेपर का रंग अगर लाल हो जा रहा है, इसका मतलब समझिए क्या, ये एसिड के बारे में बता रहा है। इससे अगर उल्टा हो जा रहा है, लाल से अगर नीला हो जा रहा है, तो क्या, बेस के बारे में बता रहा है, क्षार से। इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, अनील, अ से अम्ल, अम्ल, नी से नीला और लौ से लाल, यानी अम्ल रहेगा तो क्या होगा, लिटमस पेपर को नीला से लाल कर देगा, और क्षार रहेगा तो इसका उल्टा कर देगा, ठीक ना। चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है अदरक तना है जड़ नहीं, अदरक तना है जड़ नहीं। अदरक की बात कीजिएगा, अदरक आपको तना है, सुन लीजिए, राइजोम का एक एग्जाम्पल है आपका, राइजोम। राइजोम में आपका अदरक का बात होता है, ठीक ना, अदरक का बात होता है। इसी में आपका हल्दी है, ये दोनों तना है, ठीक, अदरक हल्दी। फिर आपका अगर बात किया जाए बल्ब का, इसे हम लोग कंद कहते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं प्रोकंद। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये भी क्या है, आपका तना है, और इसका एग्जाम्पल कौन है, आपका आलू, पोटैटो, ठीक ना। ये दोनों का सब क्या है, आपका तना है। अब देखिए, तना की बात कीजिएगा, ये क्या होता है, ये नोड होता है, गांठ जो होता है नोड होता है, ठीक। और ये बीच वाला जो गैप है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनोड। ये नोड और ये नोड, और दोनों के बीच का गैप है इंटरनोड। तना का ये खासियत होता है, ठीक ना, उसमें नोड और इंटरनोड आपका मिलेगा। तो जब आप अदरक देखिएगा, अदरक में तो इस तरह से आपका नोड इंटरनोड आपको मिलेगा, ठीक ना, इस तरह से आपका नोड इंटरनोड मिलता है, ठीक। तो इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें नोड एवं इंटरनोड, यही आंसर होगा आपका, ठीक। तो यहाँ से याद रखिएगा, काफी ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, आलू क्या है, अदरक क्या है, हल्दी क्या है, ये सब के सब क्या आपको तना है। फिर अगर आप बात कीजिएगा, तो अगर रूट का अगर बात कीजिएगा, जड़ का, तो जड़ के एग्जाम्पल में आ जाता है आपका गाजर हो गया, ठीक ना, मूली हो गया, समझे, गाजर मूली। फिर आपका सलजम हो गया, बीट हो गया, ये सब का सब क्या है, आपका जड़ है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, उसके बाद कह रहा है आपका डायलिसिस का संबंध किससे है। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। अगर किडनी खराब होगा, फिर क्या होगा, आपको डायलिसिस का सहारा लेना पड़ेगा। किडनी क्या करता है, आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजन रूपी जो अपशिष्ट पदार्थ है, उसको क्या करता है, शरीर से बाहर निकालने का ये काम करता है। और ये नाइट्रोजन रूपी वेस्ट, अमोनिया, यूरिया, ये सब अगर आपके बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा, फिर क्या होगा, बॉडी में अगर ये स्टोर हो जाएगा तो आपको हार्म करेगा, और व्यक्ति की क्या हो सकती है, मौत हो सकती है। अगर किसी का किडनी काम नहीं कर रहा है, ठीक ना, तो डायलिसिस करवाया जाता है, सुने होएगा। डायलिसिस क्या होता है, ये भी एक आर्टिफिशियल किडनी का ही काम करता है, जो क्या करता है, रक्त से आपका नाइट्रोजन रूपी अशुद्ध पदार्थ को क्या करता है, बाहर कर देता है, ठीक ना। तो ये डायलिसिस का संबंध किससे, आपका किडनी से है, यानी आपका उत्सर्जन तंत्र से है। किससे, उत्सर्जन तंत्र से है। यानी
आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम से, किससे आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम से है, ठीक ना। चलिए, वन पेयर। किडनी में अगर पथरी होता है, पथरी, तो कैल्शियम ओक्जेलेट, ओक्जेलेट इसका पथरी का कारक है, ठीक ना। चलिए, दूसरा क्वेश्चन का, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग अगर ओ है तो बताइए कि पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग। देखिए, कह रहा है पिता का, पिता का, पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए, और माता का ब्लड ग्रुप क्या है आपका, सॉरी, पिता का रक्त ग्रुप ए, ठीक, और माता का ओ। इसका ए का अगर जब एलील की बात कीजिएगा, इसका जब जीनोटाइप की हम लोग बात करते हैं, आई ए आई ओ होगा। ओ की बात करेंगे तो आई ओ और आई ओ होगा। इससे जब क्रॉस कराइएगा तो आई ए आई ओ, फिर आई ए और आई ओ, आई ओ और आई ओ, फिर यहाँ पर आपका आई ओ और आई ओ, यानी इससे क्या बन गया आपका ओ ब्लड ग्रुप, और यहाँ से हो गया आपका ए ब्लड ग्रुप, ठीक ना। तो यानी कह रहा है इसमें कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है, किसका, पुत्र का। तो पुत्र या तो ए वाला होगा या ओ ब्लड ग्रुप होगा। तो यहाँ तो ए नहीं है, ऑप्शन में क्या है आपका ओ। देखिए, इसका थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हम बता दें। इस कॉन्सेप्ट पर अगर आप देखिएगा, अगर ब्लड ग्रुप ए है, ठीक ना, आई ए आई ओ होगा इसका जीनोटाइप। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो आई बी आई ओ होगा। और ब्लड ग्रुप अगर ए बी है, इसका जीनोटाइप होगा आई ए और आई बी। और ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो इसका जीनोटाइप होगा आई ओ और आई ओ। इसका आई आई ए और आई ए भी हो सकता है, आई बी भी हो सकता है, ये भी। काउंट करने का होगा तो ये भी काउंट कर सकते हैं आप, और ये भी काउंट कर सकते हैं क्रॉस कराने के बाद। लेकिन जब क्रॉस कराने का होगा बी का, जैसे अगर बी और ए का अगर ब्लड ग्रुप है तो बी का क्रॉस कराना है तो आई बी का आई ओ से, और इसका आई ए का आई ओ से। अब आप क्रॉस कराइएगा, लेकिन क्रॉस कराने के बाद अगर कभी अगर आई ए आ गया तो उसे भी आप ब्लड ग्रुप ए ही पढ़िएगा, ठीक ना। क्योंकि वेरिएशन ज्यादा है तो क्रॉस कराने से क्या होगा, रिजल्ट बेहतर होगा। इसलिए करके हम क्रॉस कराने में आई बी नहीं लेते हैं, ठीक ना। लेते हैं क्या हम, आई बी आई ओ। यहां भी अगर ए की बात होगा तो क्रॉस कराने में आई ए नहीं लेंगे, ठीक ना। लेकिन काउंट करने को होगा तो आई ए हम लेंगे, ठीक। इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका ओ। चलिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें निम्नलिखित अभिक्रिया का एक उदाहरण, या किसका उदाहरण। देखिए, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन साथ में है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, अमोनिया है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, NO बनाया और H2O बनाया। देखिए, रिएक्शन की अगर बात किया जाए तो एक उदासीन अभिक्रिया होती है जिसमें एसिड और बेस मिलकर के क्या होता है, न्यूट्रलाइज होकर के साल्ट बनाता है और वाटर बनाता है, ठीक। उपचयन अपचयन में क्या होता है आपका, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया, जब दो चीज मिल करके कोई तीसरा प्रोडक्ट बना देता है, ठीक ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसे हम कहते हैं। एक है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे हम लोग कहते हैं, क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ से नाइट्रोजन है और अमोनिया है, यहाँ से देखिए हाइड्रोजन डिस्प्लेस होकर के इधर आ गया, ठीक ना। फिर देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, अब देखिए यहाँ पर फिर क्या है आपका, ऑक्सीजन डिस्प्लेस होकर के यहाँ पर H2O बना दिया। तो डिस्प्लेस हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक ना। इसे हम लोग प्रतिस्थापन भी कह सकते हैं, पहला नंबर। दूसरा देखिए यहाँ हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, ऑक्सीडेशन। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन आकर के जुट जा रहा है, यानी क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपका दोनों चल रहा है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का हटना, ये क्या है आपका, ऑक्सीडेशन है। क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, क्या है, ऑक्सीकरण। और अगर ऑक्सीजन हट रहा है और हाइड्रोजन अगर आपका जुट रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। क्या, रिडक्शन यानी अवकरण। इस तरह का रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो इसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी कहेंगे, यानी 1 और 3। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक ना।
तो केमिस्ट्री में क्लास 10th के एनसीईआरटी में आपका फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर है टाइप्स ऑफ रिएक्शन का, वहां पर ये सब चीज से आप अवगत होइएगा, डिटेल में आप वहां से एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक ना। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अधातु द्रव्य है। अधातु भी कह रहा है और द्रव्य के भी बारे में कह रहा है, ठीक ना। देखिए वैसे अगर बात कीजिएगा तो मरकरी धातु है, यह भी द्रव्य है। ब्रोमीन भी क्या है आपका द्रव्य है। ये दोनों का दोनों कहाँ होता है, रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर आपका क्या होता है, आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ पर आपका पूछ रहा है क्या, आपका लिक्विड फॉर्म के बारे में, और उसमें भी क्या नॉन मेटल का, क्या हो जाएगा आंसर आपका ब्रोमीन होगा, ठीक ना। वैसे अगर बात किया जाए कि आपका द्रव्य में कौन है, तो द्रव्य में अगर बात किया जाएगा तो आपका द्रव्य में टोटल 6 होता है, ठीक ना। सीजियम है, फ्रांसियम है, गैलियम है, फिर आपका मरकरी है, ब्रोमीन है और अनबियम करके है, ठीक ना। ये 6 का 6 क्या है आपका लिक्विड फॉर्म पाया जाता है। ये सब क्या है आपका, ये सब आपका आरटीपी से एबव रूम टेम्परेचर प्रेशर से ऊपर अगर जाइएगा तब ये सब आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, ठीक ना, समझ गए टोटल। फिर अगर आप गैसियस फॉर्म की बात कीजिएगा तो गैसियस फॉर्म में कितना हो जाएगा आपको, टोटल 11 हो जाता है, ठीक ना। फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये आपको गैसियस फॉर्म है। 5 ये हो गया और 6 हो गया आपका क्या अक्रिय गैस वाला, तो टोटल आपका 11 होता है। फिर अगर टोटल 98 आपका सॉलिड फॉर्म में है, ठीक ना। तो ये आपका क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये टोटल का टोटल 6 क्या है आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है एलिमेंट। दूसरा का निम्नलिखित में से कौन एक ही समजातीय श्रेणी, देखिए समजातीय श्रेणी में क्या होता है CH2 का डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। उसके बीच में क्या है CH2 का डिफरेंस होगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए, और इसका रासायनिक फॉर्मूला, रासायनिक संरचना, आपका रासायनिक गुण आपका सेम होता है, ठीक। जैसे इसमें मान लीजिए एल्केन आ जाएगा, एल्कीन आ जाएगा, एल्काइन आ जाएगा, पूरा सीरीज आ जाएगा क्या आपको समजात श्रेणी में। CH2 का यहाँ देखिए CH4 और CH4 और C2H2 H6, यहाँ पर आप CH2 अगर जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा CC2 हो गया, और फिर 2 और 4 क्या हो गया 6, ये ठीक है आपका। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या है आपका CH2 का डिफरेंस है। फिर यहाँ देखिए हाइड्रोजन में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर C का डिफरेंस है, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला आपका डी आंसर क्या है आपका समजात श्रेणी को फॉलो नहीं करता है। या हमेशा याद रखिएगा अगर समजात श्रेणी है तो उसके बीच का क्या होगा, उसके अंतराल के बीच में अंतर क्या होगा CH2 का अंत होगा, ठीक। चलिए तो दूसरा करा है पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच। देखिए जो भी जठर रस आपका हमारे आपके पेट में प्रोड्यूस होता है HCl, ठीक ना, गैस्ट्रिक जूस जिसे कहते हैं, इसका अगर आप बात कीजिएगा तो लगभग 1.5 से लेकर के 2 इसका पीएच होता है, 1.5 से 2। ये काफी अम्लीय होता है, ये अम्लीय होता है, ठीक। ये क्या करता है हमारे पेट में के अंदर प्रोड्यूस होता है। अगर ये पीएच मिलेगा तभी क्या होगा आपका प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक ना, समझ गए ना। पेप्टोन्स वगैरह क्या होगा आपका बन पाएगा, प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा, ठीक ना। पेप्सिन आपका काम कर पाएगा, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम। अगर ये पीएच नहीं मिलेगा फिर क्या होगा पेप्सिन आपको प्रोटीन को नहीं तोड़ पाएगा, पहला नंबर। ज्यादा अगर अम्लीय आपका पेट हो जाएगा में तो क्या होगा एंटा एसिड लेना पड़ता है, ऊपर से एसिलॉक वगैरह खाते हैं, छार लेते हैं ताकि इस एसिड को क्या किया कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके, ये बात। तो यहाँ पर देखिए HCl का पीएच क्या है आपका 7 से कम है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ये। फिर आप हमारे मुंह में 5.5 पीएच होना चाहिए, अगर इससे अगर कम होगा तो फिर क्या होगा आपका दांत का क्षय होना शुरू हो जाता है, ठीक ना। बारिश का जल का बात कीजिएगा तो एसिड रेन 5.6 होता है, ये भी अम्लीय है, अम्ल वर्षा। तो इस तरह से आपका कुछ कुछ कंपाउंड का क्या है आपको पीएच को थोड़ा सा याद करना जरूरी पड़ता है। चलिए किस तत्व तक अष्टक का नियम फॉलो होता है। न्यूलैंड का एक अष्टक का नियम आया था, ठीक ना, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, ऑक्टेव रूल।
इनके अकॉर्डिंग, न्यूलैंड्स के ऑक्टेव रूल के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि हर आठवां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से क्या करता है आपका, उसका गुण, फर्स्ट एलिमेंट और आठवें एलिमेंट का गुण क्या होता है, मैच करता है। अगर आप बात कीजिएगा नौमा का, तो नौमा का दूसरे एलिमेंट से पीरियोडिक टेबल में जो है दूसरा एलिमेंट है उससे ये गुण मैच करता है। सारे गामा प द नी सा, रिपीट कीजिएगा फिर वही उल्टा में जाइएगा तो वही चलेगा आपका। यानी क्या है, हर आठवां तत्व जो है उसका गुण क्या है, पहला से नौमा का दूसरा से आपका क्या है, रिपीट कर रहा है। यहाँ पर देखिए गैप 7 का है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक ना, रिपीट करता है। और यह सीरीज आपका सिर्फ कैल्शियम तक, ऐसा नहीं कि पूरे आवर्त सारणी में यह सीरीज आपको फॉलो होगा। पूरे आवर्त सारणी में जब देखा जाएगा तो 20वां तत्व तक आपका, जैसे कि दूसरा क्या है आपका, दूसरा नौमा से मैच कर रहा है। पहला क्या है, पहला हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है, हीलियम है, ठीक ना। ये क्या है आपका, मैच कर रहा है हाइड्रोजन हीलियम, ठीक ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। इस हिसाब से आप देखिएगा तो पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल 20 तक का एलिमेंट आप देख लीजिए। तो जो पहला एलिमेंट है उसका कैरेक्टर 8वां से फॉलो करेगा, जो दूसरा है उसका 9वां से फॉलो करेगा, जो तीसरा है, ठीक ना, उसका क्या होगा, 10वां से फॉलो करेगा। तो इस हिसाब से आपका सारे गुण, सारे एलिमेंट का कैरेक्टर एक दूसरे से आपका सिमिलरिटी दिखाया गया, और यह सिमिलरिटी मात्र कैल्शियम तक है, ठीक ना। इसे न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम कहते हैं। न्यूलैंड साहब ने दिया था अष्टक का नियम, ठीक। चलिए दूसरा कह रहा, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है, देखिए 6.023 इंटू 10⁻23 एटम जो होता है आपका ऑक्सीजन का, यह आपका 16 ग्राम होता है। कितना, 16 ग्राम। तो क्या है आपका, एक एटम ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16/6.023 इंटू 10⁻23, ठीक ना, ग्राम इतना हो जाएगा आपका। या इसी को देखिएगा तो 1.66 इंटू 10⁻24 इंटू क्या होगा, एटॉमिक मास। जिसे ऑक्सीजन हो गया तो ऑक्सीजन दे दीजिए, जो भी है उसका दे दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। दूसरा कह रहा, आयोडीन का टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है, यह बिलियन है। आयोडीन का टिंचर देखिएगा 2 से 3% आयोडीन को अगर आप, ठीक ना, आयोडीन को क्या है, आप अगर अल्कोहल में अगर डाल देते हैं, मिला देते हैं कुछ पानी के साथ, यही बनाता है क्या आपका, टिंचर आयोडीन, ठीक, यही टिंचर सॉल्यूशन है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर आपका अल्कोहल में आयोडीन, क्या हो जाएगा, अल्कोहल में आयोडीन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तो अल्कोहल में आपने देख लिया क्या, 2 से 3%। यहाँ आयोडीन में पोटेशियम आयोडाइड वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक ना, सोडियम आयोडाइड, ये सब अल्कोहल की अगर बात कीजिएगा तो अल्कोहल में आप इथेनॉल वगैरह ले सकते हैं, ठीक ना, उसके साथ मिला दीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए दूसरा कह रहा है, एक तत्व एक्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, 16 है। देखिए एक तत्व है एक्स, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की बात किया गया है, कितना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 15। जो इलेक्ट्रॉन वही प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक ना, किसी न्यूट्रल। और न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया गया है, 16। आप जान रहे परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ए बराबर पी प्लस एन। तो पी क्या है आपका, 15 और प्लस 16 बराबर कितना हो गया, 31, ठीक। और किसी एलिमेंट को जब आप डिनोट कीजिएगा तो यहाँ पर ए होता है, यहाँ पर जेड होता है, ठीक। यानी क्या हो गया, ये हो गया परमाणु संख्या, ये हो गया नीचे में आपका परमाणु संख्या रहता है, और ऊपर में आपका द्रव्यमान संख्या रहता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास रहता है, ठीक। तो यहाँ परमाणु संख्या कितना है, देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ जेड कर दीजिए, जेड बराबर ई बराबर पी, जितना परमाणु संख्या, ठीक ना, उतना ही क्या होगा आपका प्रोटॉन की संख्या, और उतना ही न्यूट्रॉन की संख्या। तो जेड का वैल्यू क्या है आपका, यहाँ पर 15 है, और ए का वैल्यू कितना है आपका 31। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला, ठीक।
यानी नीचे क्या होता है, नीचे आपका परमाणु संख्या होता है, और परमाणु संख्या क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है वही प्रोटॉन की संख्या, वही परमाणु संख्या, तो उसको नीचे में डालते हैं। और ऊपर भी क्या है, द्रव्यमान संख्या को डालते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा आपका, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर क्या है आपका 15, और न्यूट्रॉन की संख्या कितना है 16, तो द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा 31, और इस 31 को ऊपर में रखेंगे और परमाणु संख्या को नीचे में रखेंगे। कह रहा है गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया। देखिए क्रिया एवं प्रतिक्रिया जब भी होगा क्या होगा आपका, अपोजिट पदार्थ पर होगा। मान लीजिए एक बॉल है, क्या है, आप हाथ से मार रहे हैं, आपका हाथ पे हो रहा है और दीवार पे हो रहा है, और दो अपोजिट चीजों पर हो रहा है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका समान होता है, एक्शन और रिएक्शन क्या होता है आपका समान होता है। आप इसको कह सकते हैं सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशा। जैसे देखिए ये टेबल है आपका, ठीक ना, ये क्या है टेबल है, इस टेबल पर आप बुक रख दिए, ठीक, तो ये बुक और पृथ्वी के बीच, ये क्या है आपका पृथ्वी और ये बुक के बीच एक तरह का रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा तो टेबल और बुक के बीच हो रहा है आपका एक्शन और रिएक्शन, यानी क्या होता है दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ये काम करता है, समान वस्तु पर काम नहीं करेगा, ठीक ना, और विपरीत दिशा में भी। किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंशिक अनुपात क्या हो सकता है। देखिए हो सकता है जो विस्थापन यही है, जो विस्थापन यह है, हो सकता है यही दूरी हो। अगर समान दिशा में जा रहे हैं, ठीक ना, तो क्या विस्थापन भी आपका वही होगा और दूरी भी आपका वही होगा। हो सकता है मान लीजिए कि मेरा विस्थापन ये हो, दूरी ये हो सकता है, किसी ये भी केस हो सकता है, लेकिन कभी भी जो है दूरी आपका विस्थापन से कम नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिए। तो कह रहा है विस्थापन तथा दूरी का, तो विस्थापन ऊपर में रखने के लिए कह रहा है और दूरी नीचे में। तो हो सकता है विस्थापन और दूरी समान भी हो सकता है, जैसे इस केस में देखा गया है विस्थापन भी वही और दूरी भी वही, तब क्या होगा वैल्यू आपका दोनों सेम रहेगा, तो क्या होगा 1 हो जाएगा। दूसरा है कि अगर विस्थापन आपका क्या है, विस्थापन तथा दूरी, विस्थापन आपका क्या है हमेशा कम ही होगा, दूरी क्या होगा ज्यादा ही होगा, ठीक ना, या तो समान हो सकता है विस्थापन या विस्थापन आपका कम हो सकता है। उस हिसाब में आपका क्या 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 के, अगर मान लीजिए ये अगर बड़ा हो गया, सॉरी ये अगर छोटा हो गया और दूरी क्या है आपका बड़ा हो गया, तो डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा 1 से कम होगा। और दोनों अगर समान हो गया, क्या हो गया मान लीजिए 1/1 कीजिएगा तो क्या होगा 1 होगा, यानी 1 भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है, ठीक ना। चलिए तो आंसर हो जाएगा इसका डी। कह रहा है निम्न में कौन सा ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा एनर्जी का मात्रक। एनर्जी का मात्रक आपका जूल भी होता है, कैलोरी भी होता है, ठीक ना, जूल भी है देखिए, कैलोरी, न्यूटन मीटर। वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर F × S, ये कार्य बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन, और बल का क्या होता है आपका न्यूटन, और विस्थापन का क्या होता है मीटर, और कार्य का क्या होता है ऊर्जा, यानी आप न्यूटन इंटू मीटर भी कह सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। किलोवाट, किलोवाट क्या होता है, ये पावर का होता है, याद रखिएगा ये पावर का होता है, ठीक ना, तो आंसर होगा ये किलोवाट आवर। किलोवाट आवर जिसे हम लोग क्या कहते हैं यूनिट भी कहते हैं, बिजली का जो ऊर्जा नापा जाता है, बिजली का जो आपका कॉमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर होता है, ठीक ना। ये भी आपका ऊर्जा का ही मात्रक है, आपका ऊर्जा का ही मात्रक, ठीक ना। इस हिसाब से आप कह सकते हैं क्या किलोवाट क्या है आपका पावर का है, किलोवाट क्या है आपका पावर का है, ठीक समझ गए। 1 किलोवाट, अगर एक किलोवाट की अगर बात कीजिएगा, इसमें यहाँ थोड़ा सा हम इसको मेंशन कर दें, 1 किलोवाट आवर की बात कीजिएगा, यानी 1000 वाट बल्ब को अगर आप 1000 वाट बल्ब को अगर आप 1 घंटा जला रहे हैं, ठीक ना, 1000 वाट बल्ब को अगर आप 1 घंटा जला रहे हैं 60 × 60, तो फिर क्या होगा, यही कहलाता है आपका क्या 1 किलोवाट आवर, ठीक ना। 1 घंटा में आपका 60 सेकेंड होता है, ठीक ना। तो यानी 1 किलोवाट, 1 किलोवाट मतलब क्या, किलोवाट का जैसे किलो लग जाएगा तो 1000 का बात होगा, ठीक ना, कितना 1000 का, घंटा का बात हो रहा है, 1 घंटा में कितना आपका 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना 60 सेकेंड, तो उस हिसाब से अगर सेकेंड में जाइएगा तो ये हो जाएगा सेकेंड में, ये क्या हो जाएगा आपका वाट में,
अगर इसका देखिएगा 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकेंड भी होता है, ठीक ना। तो ये होता है आपका, और इसी यही किलोवाट आवर को क्या कहते हैं हम लोग, एक यूनिट भी कहते हैं, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, किलोवाट। दूसरा का निम्नलिखित कौन अपश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। देखिए अपश्रव्य ध्वनि को आपको राइनोसोर, गेंडा सुन सकता है। ध्वनि एक होता है श्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि ऑडिबल साउंड, एक होता है आपका अवश्रव्य ध्वनि, अवश्रव्य ध्वनि, एक होता है आपका पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि 20,000, ठीक ना, 20,000 हर्ट्ज से अगर पार कर जाएगा तो उसे आप क्या कहते हैं, पराश्रव्य ध्वनि। जिसे कौन सुन सकता है, आपका चमगादड़ सुन सकता है, ठीक ना, जिसे आपका कुत्ता वगैरह सुन सकता है, ठीक, ये सब सुन सकता है। सोनार वगैरह आपका इसी पर काम करता है, सोनार। अपश्रव्य ध्वनि होता है क्या आपका 20 हर्ट्ज से, 20 हर्ट्ज से कम, ठीक ना। और इसे कौन सुन सकता है, आपका गेंडा सुन सकता है, इसे आपका हाथी सुन सकता है, इसे आपका व्हेल सुन सकता है, ठीक ना। श्रव्य ध्वनि है जो क्या आपका 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि होती है उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं, ऑडिबल साउंड। और इसे कौन सुन सकता है, आपका मानव वगैरह हम आप सुनते हैं, ठीक ना। तो ये सब ध्वनि है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका राइनोसोर, गेंडा, ठीक। तो अगर गुरुत्वाकर्षण में के नियम में जी का मान, देखिए आप एफ समानुपाती क्या होता है, दोनों मास का, ये दो मास है, यहाँ एक मास है, ये एक मास यहाँ है, ठीक। ये दोनों के बीच का जो आकर्षण बल होगा ये दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा, और इसके बीच जो दूरी होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके स्क्वायर का। एफ व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, आपका आर स्क्वायर। जब दोनों को कंबाइंड कीजिएगा m1 m2 और क्या हो जाएगा, एफ व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। यानी आप कह सकते हैं इधर क्या, एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ठीक। या G इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2। यानी G का यूनिट की अगर बात कीजिएगा तो G का यूनिट क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाता है ये यूनिट। कह रहा है ये किस पर निर्भर करता है, देखिए कह रहा है केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर, ऐसा भी बात नहीं है। केवल पृथ्वी की त्रिज्या पर, ऐसा भी बात नहीं है। पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है, ऐसा भी बात नहीं है। यानी क्या, यह किसी पर निर्भर नहीं करता, याद रखिए। ये क्या है, ये जी का वैल्यू, ये जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। सब जगह यह वैल्यू आपका समान ही होगा, इसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक ना, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, ठीक। ये आपका वैल्यू को मास से, डिस्टेंस से इसको कोई मतलब नहीं, ये इंडिपेंडेंट राशि है आपका, ठीक। आंसर हो जाएगा आपका डी। ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो क्या भगवान सूर्य रहेंगे, ठीक ना। ये काफी आपका सिंपल क्वेश्चन है। ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो सकता है, ये भी आपका खत्म हो सकता है, लेकिन क्या है आपका सूर्य क्या है, अल्टीमेट सोर्स है। जब सब खत्म हो जाएगा तो हम लोग सूर्य पर निर्भर हो जाएंगे। कह प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है, देखिए एक बात याद रखिए, प्रतिरोधकता R इजकल टू रो एल बाई ए। जब आप पढ़िएगा विद्युत धारा तो वहां पर आएगा, यानी रो इजकल टू क्या हो जाएगा, आर ए बाय एल। यानी इसको, ये लंबाई है, लंबाई गुने लंबाई, ये लंबाई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ओम रो आर इंटू एल, यानी ओम मीटर हो जाएगा इसका यूनिट, पहला नंबर, ठीक। देखिए प्रतिरोधकता किसी पर निर्भर नहीं करता है, प्रतिरोधकता सिर्फ निर्भर करता है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ के प्रकृति पर, ठीक ना। पदार्थ का प्रकृति कैसा है, आप सोना यूज कर रहे हैं, तांबा यूज कर रहे हैं, लोहा यूज कर रहे हैं, अल्युमिनियम यूज कर रहे हैं। सोना चांदी यूज कीजिएगा तो प्रतिरोधकता काफी कम होगा, प्रतिरोधकता रुकावट काफी कम होगा, अच्छे ढंग से करंट बहेगा।
ठीक ना, लेकिन उसके शेप और साइज पर ये डिपेंड नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी ये निर्भर करता है सिर्फ क्या, पदार्थ की प्रकृति पर, किस नेचर का, किस मेटल का आप यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ना कि उसका साइज कैसा है, शेप कैसा है। ठीक, कह रहा है पदार्थ परिवर्तित होने पर ताप परिवर्तन प्रतिरोधकता, आकृति में परिवर्तन होने पर पदार्थ ताप होने, ओ सॉरी, निर्भर नहीं होता है। कब प्रतिरोध, आकृति में परिवर्तन होने पर यह निर्भर नहीं करता है। कह रहा है विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। विद्युत शक्ति, पावर की बात कर रहा है, क्या, पावर। पावर बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। और यह कार्य क्या होता है, विभव का कल हम पिछले टेस्ट में हम बताए थे, विभव V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। ठीक ना, V इक्वल टू W/Q होता है। तो W जो कार्य, कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर विभव और गुणे क्या होगा आपका, आवेश। ये हम कार्य की जगह पर लिख सकते हैं। यानी आप कार्य की जगह पर आप लिख सकते हैं क्या, और विभव का क्या होता है वोल्ट V, और आवेश का क्या होता है आपका Q, यानी V इंटू Q और बाय T, और Q/T क्या होता है आपका विद्युत धारा। आवेश बट्टे समय क्या होता है विद्युत धारा V, गुणे विद्युत धारा I। यानी आप लिख सकते हैं क्या, V के जगह पर आप वोल्ट, V का क्या होता है वोल्ट, और I को एम्पियर, यानी वोल्ट इंटू एम्पियर को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं। यानी पावर का मेरा फॉर्मूला W/T भी निकल गया, ठीक ना, VQ/T भी निकल गया, या इसे हम लोग V इंटू आई भी कह सकते हैं। ये सब आपका क्या है, पावर का फॉर्मूला आ गया। ठीक ना, V क्या है वोल्टेज, वोल्टेज को हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं। I क्या हो गया विद्युत धारा, एम्पियर में मेजर करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, A होगा। ओके, चलिए लगता है लास्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्यों। देखिए आकाश का नीला प्रतीत होने का कारण है, कारण क्या है, देखिए V बग्योर, V बग्योर, ये आप जानते होइएगा। यानी वेवलेंथ क्या हो रहा है आपका, लेमडा का वैल्यू नीचे बढ़ रहा है। लेकिन प्रकीर्णन अगर देखिएगा तो प्रकीर्णन स्कैटरिंग क्या है आपका, प्रकीर्णन आपका इसके उल्टा होता है। यानी अगर प्रकीर्णन की बात कीजिएगा, स्कैटरिंग जो होता है विद आपका तरंग दैर्घ्य का 4 पावर का क्या होता है, विद का अनुपाती होता है। यानी जिसका तरंग दैर्घ्य जितना ज्यादा होगा उसका क्या होगा प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, प्रकीर्णन क्या बिखराव, क्या विखराव क्या होगा उतना ही कम होगा। अब देखिए वायोलेट का, इंडिको का, ब्लू का, इस सब का क्या है आपका तरंग दैर्घ्य क्या है आपका काफी कम है। तो कम है तो क्या होगा, इसका विखराव ज्यादा होगा। अब जब आ रही सूरज की किरणों में जब 7 रंग में आपका इस सब का वायलेट का, ब्लू का, इंडिगो का क्या होगा बिखराव ज्यादा होगा, क्या होगा आसमान में पूरा फैल जाएगा। इसलिए करके आकाश क्या होता है नीला दिखता है। ठीक, क्यों, क्योंकि ये ब्लू कलर, ठीक ना, ब्लू कलर का क्या है प्रकीर्णन ज्यादा होता है। ठीक ना, वही रेड कलर का क्या है आपको, जब सूर्य उदय होता है, ठीक ना, और जब सूर्यास्त होता है उस समय आपको लाल दिखता है। ठीक ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है इसका प्रकीर्णन कम होता है। ठीक, तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर अगर देखा जाए तो क्या दे सकते हैं, नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है, परावैंगनी विकिरण वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है। वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्गों के प्रकाश की तुलना में बैगनी तथा नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यही होगा। ठीक ना, आंसर हो जाएगा सी। इस तरह से हमने आपको 25 क्वेश्चन डिस्कस आज कराए। ठीक, आगे अब अगला सेक्शन है, फिर हम लोग मिलेंगे अगला टेस्ट में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेशन को एंजॉय किए होंगे, कुछ सीखे होंगे। कोई डाउट अगर होगा तो कमेंट कीजिएगा। और आपसे एक गुजारिश यह भी है कि इस सेशन को अगर अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिटेड हो सके। ठीक ना, लाइक ज़्यादा मिलेगा, कमेंट मिलेगा तो हम लोग को भी क्या है हौसला बढ़ता है। और यह सेशन आप जान रहे हैं 5 रुपये वाले सिक्के की टेस्ट है। ठीक, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर, सारा डिस्कशन आपको RR कैंपस के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक ना, तो इस सेशन को आप कंटिन्यू रखें, एंजॉय करें। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत
फायदा मिलेगा। ठीक, चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले सेशन में हम लोग।